अस्सलाम वालेकुम, आई एम साबिर रियाज एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर ये आ गया है। देखो, पहले मैं वीडियो शूट करता हूँ, इसके बाद मैं इंट्रो बनाता हूँ, यानी कि जो मैं अभी कह रहा हूँ। तो सुबह के 4 बज गए हैं, यानी कि मेरी पूरी मेहनत लग गई है वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को दबा के देखो, आराम से देखो, मज़े में देखो। जो कोई भी डाउट होगा इन सब में मुझे डीएम करो या मुझे टेक्स्ट करो यहाँ पे, लेकिन इसको कमेंट करो मुझे या ईमेल करो मुझे, को किसी भी मेथड में मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, चैप्टर को अच्छे से देखो, रूट्स की टेंशन मत लो। पता ही है, लास्ट में आ जाएगा वो नंबर, उस पर टेक्स्ट कर लेना और उसको 39 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके अपना सेट ले लेना। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रो। तो वीडियो को अच्छे से देखो और इनको शेयर करो जो मतलब ये चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स अभी यूट्यूब पे अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता, जैसे मैंने देखा। मतलब आपका अपना परसेप्शन हो तो कोई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनको सेंड करो जो डिजर्विंग है, और जो चाह रहे हैं अभी पढ़ना तो उनको सेंड करो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें हम स्कार्स रिसोर्सेज का यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया से आया है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। इकोनॉमी वो एरिया होता है जहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमी को मेजर करने का जो टूल है उसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी इन वन ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड इट जीडीपी। यानी कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो, उनका फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो हो, उसी को हम कहते हैं जीडीपी। अब इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। जैसे कंट्री के लिए जीडीपी होता है, एक स्टेट के लिए जीएसडीपी होता है। और हमारा जो मतलब अभी के लिए यूनियन टेरिटरी है, हम यहाँ पे जीएसडीपी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो पहले हम समझेंगे सिंपली। जैसे कंट्री का एक जीडीपी, जैसे कंट्री के लिए हम जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेट की, एक यूटी की अगर जीडीपी को मेजर करना होगा तो हम जीएसडीपी का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, जीएसडीपी का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारे देखो, मैंने जैसे कहा कि एक इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सिंपल। हाँ, तो हमारे कश्मीर में प्राइमरी सेक्टर जीएसडीपी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है? 21%। सेकेंडरी सेक्टर 22% और हमारा टर्शरी सेक्टर 57%। ओके, क्लियर। हमारे इस चैप्टर की एक बहुत ही मतलब क्या वो लाइन है जो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता ऑनलाइन। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ऐसा कोई टीचर नहीं देखा है जो वो लाइन पढ़ाता हो। जस्ट अ सेकेंड, बुक रह गई थी गई, इसलिए मतलब मुझे मैंने वेट यानी कि आपसे टाइम मांगा। चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट है: द जीडीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2000 एट 2004 एंड 5 प्राइसेस इज 41 डैश 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 फॉर 2014। सिंपली ये कह रहा है कि 2014 और 15 के फाइनेंशियल ईयर में जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी थी वो थी डैश नंबर, यानी कि 45,126.30 करोड़ इतनी थी। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2004 और 5 के प्राइसेस पे। मतलब देखो, इकोनॉमी में मतलब जीडीपी को मेजर करने के लिए हम प्राइसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मैंने कहा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होगा, तो वो हम 2 किस्मों में मतलब 2 तरीकों से लेते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा इलामत पे टच करना पड़ेगा, सॉरी। मतलब मेरा दिल ये नहीं करा कि मैं इसको छोड़ूं और आगे चलूं, नहीं। क्योंकि अगर जिसको मतलब अभी के लिए मतलब जो हरी में है, हरी मतलब जो मतलब एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहता है, जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, तो वो इस पार्ट को 1-2 मिनट को स्किप कर सकता है। लेकिन अब जिसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है, वो देख सकता है ये पार्ट। सिंपली इकोनॉमी में यानी कि जीडीपी में हम 2 प्राइसेस का इस्तेमाल करते हैं: बेस प्राइस और करंट प्राइस। अगर हम जीडीपी को मेजर करें इसी साल के, मतलब जीडीपी अगर हम 2023 के 23 के दो अगर हम 2023 का जीडीपी मेजर करें 2023 के प्राइसेस के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं करंट प्राइस। और अगर हम 2013 के प्राइसेस के हिसाब से या 2007 के प्राइसेस के हिसाब से, 4 के हिसाब से, 18 के हिसाब से अगर हम काउंट करें, उसे कहते हैं बेस प्राइसेस। एग्जाम्पल इस समझाता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं समझाता हूँ। मैं एक शॉपकीपर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉपकीपर हूँ। मुझे टेनिस बॉल सेल करनी है। क्या करनी है? टेनिस बॉल सेल। देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मैंने इस साल क्या 100 कॉस्को बॉल्स भेजी, टेनिस बॉल्स भेजी, और एक का कॉस्ट कितना है? 60 रुपीज़। अब कितना हुआ? 60 इंटू 100, आई गेस 6000 वो हुआ। यानी कि मेरा प्रॉफिट मेरी जो सेल हुई वो कितनी हुई?
6,000 रुपीज़, कितनी 6,000। अब मैं कहूँगा कि मैं आज से 10 साल पहले की प्राइसेस लूँगा, मतलब मैंने 10 साल फॉर इंस्टेंस लिया, यानी कि मैंने अभी 10 साल का टाइम लिया, आप कोई भी साल ले सकते हो। तो जो वो 10 साल पहले वाला साल था वो मेरा होगा बेस ईयर, और उस साल जो चीज़ों के दाम होंगे उसको कहते हैं बेस प्राइस। क्या कहते हैं? बेस प्राइस। अब मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल उस टाइम एक टेनिस बॉल की कीमत थी 10 रुपए, कितनी थी? 10 रुपए, कितनी थी? 10 रुपए, और मैं इसी को मल्टीप्लाई करूँगा 10 इंटू 10, यानी कि मेरा कितना हो रहा था अभी? 6,000। अब मैं करूँगा, अभी कितना हो रहा था? 100 बॉल्स में सेल कर रहा था, अब मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा होगा 1000, मतलब अभी 6,000 थे, अभी 1000 है, क्योंकि जो अब मेरे पास आया वो विदाउट इन्फ्लेशन आया। विदाउट इन्फ्लेशन आया मतलब हमें, हमारे पास वो जो अभी वाला रिकॉर्ड है, अभी वाला। अब अगर मैं करंट प्राइस और बेस प्राइस को माइनस करूँ ना, वहाँ से इन्फ्लेशन समझ आएगी कि कितनी इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई हुई है। सिंपली ये था कंसेप्ट, यानी कि 2004 और 2005 में गवर्नमेंट ने बेस ईयर सेलेक्ट किया था, और उसी के प्राइसेस के हिसाब से कितना मुनाफा हुआ? 45126 करोड़। कंसेप्ट समझ आया कि मतलब आई वांटेड दिस, कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक और लिखा है कि हाँ, जीएसडीपी पर कैपिटा। समझो एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, उस घर में सिर्फ एक आदमी कमाता है या एक औरत कमाती है। हाँ, तो वो एक महीने का 1,000 रुपये कमाता है, 1,000 रुपये। तो उस स्टेट का एक साल में वो 1,000 रुपये कमाते हैं, कितना? 1,000 रुपये। तो कितना हुआ उनका एक साल का जीडीपी? 1000। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा एक बंदे ने कितना कमा, हर किसी बंदे ने कितना कमाया? वैसे तो एक ही बंदे ने कमाया, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हर किसी बंदे ने कितना कमाया। हम टोटल जीडीपी को माइनस कर ये डिवाइड करेंगे फैमिली मेंबर से, यानी कि हम 1000 को डिवाइड करेंगे 5 से, जितने फैमिली मेंबर्स थे, तो हमारे पास आएगा जीडीपी पर कैपिटा, जीएसडीपी पर, हाँ जीडीपी पर कैपिटा। और स्टेट के लिए आएगा जीएसडीपी पर कैपिटा। जो हमारा जीएसडीपी पर कैपिटा कैपिटा है स्टेट का, वो कितनी लेवल पे फॉल हुआ है? 2.66% के हिसाब से वो फॉल हुआ है। हाँ, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, देखो कश्मीर की 80% पॉपुलेशन जो है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? वो करती है इसी प्राइमरी सेक्टर पे, इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो समझते हैं इस प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें क्या, रॉ मटेरियल्स, जिसमें एग्रीकल्चर, इस सब की बात हो, जिसमें बेसिकली रॉ मटेरियल्स या रॉ फॉर्म की बात हो, जिसमें हम एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो ज़्यादा वेल फर्निश्ड नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बात किसकी होती है? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मतलब क्या? डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की कल्टीवेशन करना। और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स कौन होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं, हाँ, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका बिहेवियर चेंज हुआ होता है ह्यूमन अल्ट्रेशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। जिन प्लांट्स का बिहेवियर चेंज होता है उनको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। ऑलराइट, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। या बेहतर डेफिनेशन मैं कहूंगा, ये वो साइंस, सॉरी एक सेकंड, या बेहतर डेफिनेशन जो मैं कहूंगा, वो मैं कहूंगा कि ये वो आर्ट और साइंस है जिसमें हम सीखते हैं कि सॉइल को कैसे कल्टीवेट किया जाए, क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया जाए, और लाइव स्टॉक को कैसे रेज किया जाए। इसी मतलब यही सिंपल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट यही है कि कैसे क्रॉप्स को रेज किया जाए, सॉइल को कल्टीवेट किया जाए, क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, और लाइव स्टॉक को रेज किया जाए। सिंपल बात यही थी एग्रीकल्चर। जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो दो लैटिन वर्ड्स से बना है, जो है एगर और कल्ट्रा। एगर मतलब फील्ड और कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन। एगर मतलब फील्ड और कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन। ओके, एग्रीकल्चर दो पर्पसेस के लिए होता है, कमर्शियलाइजेशन और सब्सिस्टेंस। कमर्शियलाइजेशन मतलब जब हम एग्रीकल्चर करें पैसों के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर करें हम कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए या उनसे मुनाफा कमाने के लिए, उसको हम कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। और अगर खुद के रोजगार के लिए हम एग्रीकल्चर करें, दैट्स कॉल्ड सब्सिस्टेंस। समझाता हूँ कैसे, बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे सामने आ रही है, मुझे याद आ रही है अभी। अगर हम देखो, हम कश्मीरीज हैं, यहाँ पे एप्पल्स हम ग्रो करते हैं, या कुछ मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिख रहे होंगे वो पापोर से भी होंगे, यानी कि वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से भी होंगे, जहाँ पे वो सैफरॉन की कल्टीवेशन करते हैं। बेसिकली वो हमारे लिए क्या है? क्या हम वो उसका ज़्यादा हिस्सा घर पे रखते हैं? नहीं, वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एप्पल्स को, इस सबको, वॉलनट्स को या एप्रिकॉट्स को, पियर्स को, इनको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि हम इसकी तिजारत करते हैं, इसको कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ पे राइस उगता है, ज़्यादातर हम राइस को अपने घर पे ही रखते हैं, अपने सबसिस्टेंस के लिए। एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, वहाँ पे राइस और वीट को ज़्यादा एक्सपोर्ट ही किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है,
एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे क्रॉप जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, खारिफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, और एक किस्म और है जिसको हम कहते हैं जैद क्रॉप्स। क्या जैद क्रॉप्स है, जैद क्रॉप्स प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं, इसके साथ कर लो कॉम्प्रोमाइज। खारिफ क्रॉप्स ये वो क्रॉप्स होते हैं जो मानसून के आते ही ग्रो होते हैं, सो किए जाते हैं, सॉरी, जून और जुलाई के बीच में इनको सो किया जाता है और सितंबर और अक्टूबर के बीच में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इसकी अच्छी एग्जांपल क्या है, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, ये सारी किसकी एग्जांपल्स है, खारिफ क्रॉप्स की, और इनको हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर रबी क्रॉप्स जिनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ये नवंबर और मार्च के बीच में कल्टीवेट करते हैं, किए जाते हैं, और इनकी अच्छी एग्जांपल्स क्या है, वीट, बार्ले, चिकपी, मस्टर्ड एटसेट्रा, और इनका हार्वेस्टिंग सीजन यूजुअली मार्च अप्रैल के बीच में ही होता है। एक और किस्म क्रॉप्स का वो है जैद क्रॉप्स। ये वो क्रॉप्स होते हैं जो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए ग्रो होते हैं, यानी कि खारिफ और रबी सीजन के बीच में, यानी कि मार्च से लेकर जून के बीच में ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं। कौन, खारिफ क्रॉप्स, सॉरी जैद क्रॉप्स। और इनमें कौन कौन से आते हैं, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, बॉटल गॉर्ड, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जैद क्रॉप्स की। अब कुछ क्रॉप्स की बात करते हैं। पहले ही हम सबसे स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर को लेंगे, वो है राइस। राइस जो है वो कश्मीर वैली का स्टेपल फूड है, यानी कि हम इसको सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। राइस एक खरीफ क्रॉप है और ये इसकी कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, ज्यादातर कश्मीर वैली में। और जम्मू में इसकी एक और वैरायटी ग्रो होती है जिसको हम कहते हैं बासमती राइस। और जम्मू में कहाँ पे ग्रो होती है, आरएसपुरा और उसके नियर बाई एरियाज में। कश्मीर में मैं थोड़ा सा, कश्मीर में ज्यादातर सब्सिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और वैरायटी इस राइस की, उसको हम कहते हैं मुश्क बुच्ची या मुश्क बुदज या मुश्क बुज्जी, जिसको हम कहते हैं। ये एक फ्रेग्रेंट एरोमेटिक राइस होता है जो बहुत ही शॉर्ट ग्रेन्ड, और इसको हम ज़्यादातर सेरेमनीज में इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा शादियों में हम मुश्क बुज्जी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये सेरेमोनियल कह सकते हैं। तो एक फ्रेग्रेंट टाइप का राइस होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी किसके बारे में, राइस के बारे में। दूसरा हमारा क्रॉप जो है वो है मेज़। मेज़ एक खारिफ क्रॉप है और इसको ऑल ओवर कश्मीर, ऑल ओवर यूटी ग्रो किया जाता है, मेनली उधमपुर, कुपवारा, अनंतनाग, डोडा और राजौरी में। कंफ्यूज हो गए कि इतने कैसे याद रखे, इसके लिए ट्रिक बना के रखी मैंने। उधर किसान आए दुआ रहेगी, उधर किसान आए दुआ रहेगी। उधर यू से उधमपुर, उधर से उधमपुर, किसान के कुपवारा, आए अनंतनाग, DUA दुआ, डी डोडा, राजौरी, आर से आएगा राजौरी। उधर किसान आए दुआ रहेगी। ओके, अब हम पल्सेस पे आते हैं। पल्सेस जो है वो ज्यादातर खारिफ सीजन में ही ग्रो होता है, और इनमें कौन से टॉप पे आते हैं, राजमाश, मूंग और माश। अब आते हैं वीट पे। वीट जो है ये रबी क्रॉप है और यूजुअली ये जम्मू डिवीजन में ग्रो होता है, और इसका ज्यादातर सब्सिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक अहम पार्ट पे आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। स्टार्टेड इन 1965 इन पंजाब। पंजाब में इसकी इनिशिएशन हुई किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, MS स्वामीनाथन ने, और इंटरनेशनल लेवल पे इसको मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था, इसमें कुछ स्टेट्स में क्या हुआ था, HPY इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसका मेन पर्पस क्या था, इंडिया जो उस टाइम पे एक फूड डेफिशिएंट देश था, उसको एक फूड सरप्लस नेशन में कन्वर्ट करना। ऑल गॉट इट, कंफ्यूज, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आई गारंटी इट। आप बस ध्यान से सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसमें ज्यादातर वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। क्या, वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। 3 times द प्रोडक्शन ऑफ वीट वाज इंक्रीज्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। और हाँ, इसमें क्या था, इंडिया एक फूड डेफिशिएंट नेशन से एक फूड सरप्लस नेशन में बना। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन कौन है, अगेन इट इज MS स्वामीनाथन, और इंटरनेशनल लेवल पे MS नॉर्मन बोरलॉग। फॉरेस्ट्स, क्या है फॉरेस्ट, एक a large area of land covering trees and plants is referred to as forest। यानी कि एक लार्ज एरिया लैंड का जहां पे ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो किया जाए, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। कश्मीर के 3 डिवीजन है, मतलब आज तो 2 डिवीजन है, लेकिन इससे पहले 3 डिवीजन थे लद्दाख को इंक्लूड करके। तो हम थोड़ा सा लद्दाख के बारे में बात करेंगे। पहले ही कश्मीर का फॉरेस्ट कवर समझते हैं। कश्मीर में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, जम्मू में है 12,066 स्क्वायर किलोमीटर्स, कश्मीर में है 8,128 स्क्वायर किलोमीटर्स, और लद्दाख में है I guess 36 किलोमीटर्स, हाँ उसी के आसपास। अब हम जम्मू पे आते हैं। जम्मू के 2 एरियाज हैं, लोअर एरिया और अपर एरिया। लोअर एरियाज में सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स है। क्या है, सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स। सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट्स है कहाँ पे, लोअर एरियाज ऑफ जम्मू। और कौन से वहाँ पे ये ट्रीज ग्रो होते हैं, खैर, तहली, कोको, खैर, तहली, कोको। और अपर एरियाज में जो जम्मू के अपर एरियाज है और चिनाब वैली है,
अपर एरियाज प्लस चिनाब वैली, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स ग्रो किए मिलते हैं, वहाँ पे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलते हैं। और जो वहाँ पे ट्रीज मिलते हैं वो है दियोदार, चेर, दियोदार और चेर। अपर एरियाज ऑफ जम्मू जो है ना, वो कौन कौन सा है, वो है कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी। कंफ्यूज फिर से ये कैसे याद रखें कि अपर एरियाज ऑफ जम्मू कौन है, अपर एरियाज ऑफ जम्मू कौन है, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी। खुशियाँ उड़ेंगी रास्ते रुकना, खुशियाँ उड़ेंगी रास्ते रुकना। के से खुशियाँ यानी कि कठुआ, यू से उधमपुर यानी कि उड़ेगी, आ से रास्ता यानी कि रियासी, और रुकना यानी कि राजौरी। ओके, गॉट इट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। अब हम आ रहे हैं कश्मीर पे। कश्मीर में जो फॉरेस्ट है ना, वो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स। और जो यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं वो कौन है, दियोदार, पाइन, बुदल, मैपल, दियोदार, पाइन, बुदल और मैपल। लद्दाख के जो फॉरेस्ट्स है वो है कोल्ड एरिड फॉरेस्ट्स, और वहाँ पे केकर कुल ज्यादा ग्रो होता है। फॉरेस्ट के साथ मतलब क्या, फॉरेस्ट के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जॉइंट है, मतलब बहुत सारी इसके साथ इंडस्ट्रीज लिंक्ड है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लिंक्ड है किसके साथ, फॉरेस्ट के साथ। पहली कौन है, जॉइनरी एंड प्लाई, जॉइनरी एंड प्लाई। जॉइनरी का मतलब जॉइनिंग टुगेदर पीसेस ऑफ वुड, वुड के पीसेस को टुगेदर जोड़ना और उससे कॉम्प्लेक्स आइटम्स बनाना, लाइक प्लाई। प्लाई पता होगा आप सबको, प्लाईवुड जो हम इस्तेमाल करते हैं कहीं पे, प्लाईवुड। जैसे कि जॉइनरी, जॉइनरी अगर समझाना होगा वो क्या होता है, डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड को एक साथ जोड़ना टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स आइटम्स लाइक प्लाई, सिंपल। और हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, हाउसिंग और शेल्टर में। और फॉरेस्ट से हमें फार्मास्यूटिकल्स यानी कि कुछ ये भी मिलता है, यानी कि कुछ दवाइयाँ यानी कि अद्वियात, मेडिसिन मिलते हैं हमें वहाँ से, कहाँ से, फॉरेस्ट से। और एक बहुत ही फेमस ट्री यानी कि विलो ट्री जो है वो हमें संगम एरिया में मिलता है, विलो ट्री। और विलो कश्मीरी विलो, इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो बहुत फेमस है। और कश्मीरी विलो तो एक नेशनल और प्योर टैलेंट है किसका, एक ये ना क्रिकेटिंग वर्ल्ड का, जो हमें। और ये विलो कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से ही। और ये विलो किस एरिया में हमें मिलता है, संगम में, जो कि बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब इट इन्वॉल्व्स द रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसमें क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या बर्ड्स की रियरिंग करना, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की रियरिंग या रियरिंग करना एनिमल्स या बर्ड्स की। और ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ लिवलीहुड है किन के लिए, गुजर्स और बकरवाल के लिए। गुजर्स और बकरवाल जो है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है किस पे, इसी लाइव स्टॉक पे। और इसके साथ कुछ इंडस्ट्री जो लिंक्ड है वो है पहले है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में क्या क्या करते हैं, मिल्क और डेयरी बिजनेसेस जो है वो काफी ज्यादा ग्रो हुए हैं, मिल्क और डेयरी बिजनेसेस जो है वो काफी ज्यादा ग्रो हुए हैं। और इनमें सबसे बड़ा अहम प्लेयर कौन है, वो है पुलवामा, वो है पुलवामा। और कुछ बड़े ही फेमस प्लेयर्स यानी कि कुछ फेमस बिजनेसेस जो निकले हैं वो है खैबर, जमजम, स्नो कैप। इससे क्या मिला है, इस डेयरी और मिल्क इंडस्ट्री से क्या है, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा है वूल। वूल एक वेवी फैब्रिक है जो कि हम फर ऑफ शीप से यूजुअली निकालते हैं। पश्मीना वूल एक बहुत ही फेमस वूल है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसको हम पश्मीना वुड से हासिल करते हैं, जो ज़्यादातर हमें कहाँ पे मिलती है, चंगतंग एरिया, चंगतंग प्लेट्यू है कश्मीर रीजन का, वहाँ पे हमें ये वुड मिलती है, पश्मीना वुड, और उसी से हम पश्मीना वुड एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री, वूल यानी कि वूल इंडस्ट्री, वो एक बहुत ही बड़ा क्या, वो मतलब मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जिनके लिए, कश्मीरी यूथ्स के लिए, और कश्मीर के मतलब क्या, पूरे कश्मीर डिवीजन के लिए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के लिए। जो वूलन इंडस्ट्री आई एम सॉरी, कश्मीर में एक वूलन इंडस्ट्री सेटअप की गई थी 1960 के आसपास। हॉर्टिकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, हॉर्टिकल्चर। और मतलब एज ए कश्मीरी तुमको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर क्या है, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड है किस पे, इसी हॉर्टिकल्चर पे। तो समझते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है। इट्स द आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट। यानी कि ये एक कला है, ये एक साइंस है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक बिजनेस है। आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट इज टर्म्ड एज हॉर्टिकल्चर, इज टर्म्ड एज हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे हम बहुत सारे फ्रूट्स की क्या मतलब बहुत सारे फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, लाइक एप्पल, पियर, एप्रिकॉट। इसमें बहुत सारा क्या पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का, किसमें इसमें हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा ये ना क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल है। फ्रूट इज ग्रोन हेयर आर प्रोसेसर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक जैम्स एंड जूस। यानी कि यहाँ पे जो फ्रूट्स है ना
फ्रूट्स को क्या हम इस फ्रूट्स जो है यहाँ पे है उनको प्रोसेस किया जाता है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक जैम और पैकेट फ्रूट जूस बनाते हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो है ये एक मतलब क्या इस इंडस्ट्री के लिए एक एंकरेजमेंट सी रही है, मतलब एक मार्केटिंग कॉर्पोरेशन बनाना। HPMC हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इसको बनाया गया था ताकि जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो। और ये कब बनाई गई थी? 1978 में। बुक में नहीं है लेकिन बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। हमने पढ़ा कि 21% प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उस 21 में से 7 to 8% जो है वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर ये कंट्रीब्यूट करता है। और इस मतलब इस इंडस्ट्री से एनुअल इनकम जो हमारा है वो है 5,000 करोड़ के आसपास। 222 यानी 282 यानी कि 282 प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरीज 282 प्राइवेट जो प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरीज है वो 25 लाख प्लांट, और 25 लाख प्लांट जो है वो एक साथ क्या मिलके वो 9 करोड़ का इनकम जनरेट करती है। कितना? 9 करोड़ का इनकम जनरेट करती है एनुअली। 5 लाख फ्रूट जो है हम एक साल में ऑन एवरेज हम 5 लाख फ्रूट जो है एक्सपोर्ट करते हैं टू अदर स्टेट्स। 7 लाख फैमिलीज या 33 लाख पर्सनस इन्वॉल्व है, यानी कि वो उनका डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंस है? किसी हॉर्टिकल्चर पे। कितने? 7 लाख फैमिलीज है, 33 लाख पर्सन, यानी कि इतनी ज़्यादा। अगर खुदा खासा इस इंडस्ट्री को कुछ हो गया, हमारे बहुत सारे नौजवान या हमारे बहुत सारे यूथ जो है उन पे एक गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर इस साल वो एक हॉट क्वेश्चन होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इसमें से कि हॉर्टिकल्चर के डाउनफॉल से क्या असर पड़ सकता है, तो मैंने कह दिया मैंने, मतलब ये सारी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है एंड दैट्स इट। तो ये थे कुछ स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में। एक और पार्ट पे आते हैं, वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या? आर्ट एंड रेजिंग या ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज टर्म्ड एज फ्लोरिकल्चर। कश्मीर में बहुत सारी कैरिस्मेटिक ब्यूटी है और यहाँ पे इस इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। 2007 में बनाया गया ट्यूलिप गार्डन जो है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, और लगभग 3,60,000 विजिटर्स इस प्लेस को विजिट कर रहे हैं। 3,60,000 पीपल ने इस प्लेस को विजिट किया है, यानी ट्यूलिप गार्डन को विजिट किया है 2022 में। इट्स अ breathtaking place and one should definitely visit it. एंड यस 2011 से 12 के फाइनेंशियल ईयर में इस इंडस्ट्री से हमें 1350 lakhs का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। Another sector is another part of the sector, यानी कि प्राइमरी सेक्टर इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब क्या? समझ आ गया होगा, इट इज द आर्ट एंड रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, या इसमें क्या है? इट इज द आर्ट एंड रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। इट इज द आर्ट ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्ट्स, इट इज सेरिकल्चर। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कश्मीर में भी, और ये सिर्फ आज से नहीं, ये ट्रेडिशनल थिंग है हमारे कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे कश्मीर में वो इसी फील्ड पे डिपेंडेंट थे। किस पे? इस सेरिकल्चर पे। आज बहुत सारे आज जो हमारा सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है वो ट्रेनिंग का वो फार्मर्स को ट्रेन कर रहा है, वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और वो कुछ एक्सपोजर विजिट्स कर रहा है, ताकि बाकी जो है मतलब ग्रोवर्स जो है वो थोड़े से उनको वो थोड़े से एनकरेज होने चाहिए, या मतलब बेसिकली दे आर बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स हु सेरिकल्चर डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट ने 2013 से 2014 के फाइनेंशियल ईयर में 2,226 लाख का इनकम जनरेट किया है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये फाइनेंशियल ईयर है क्या, देखो फाइनेंशियल ईयर, देखो ये आम ईयर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 31 मार्च को, और 1 अप्रैल तक ही रहता है। 31 मार्च से 1 अप्रैल तक एक मतलब जब बजट बनता है तब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ये फाइनेंशियल, बाकी कुछ नहीं है, बात सही में। पेसिकल्चर मतलब ये एक प्रोसेस है ऑफ ग्रोइंग फिश एंड सेलिंग इट फॉर डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज। फिश के प्रोडक्ट्स को सेल करना या फिश को सेल करना कमर्शियल यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, इसको हम कहते हैं पेसिकल्चर। और फिर जो है ना, एक फेमस फिश है ट्रूवर्ट या ट्राउट जिसको कहते हैं, वो एक फेमस वैरायटी है फिश की जो पूरे वैली में कंज्यूम की जाती है। और गवर्नमेंट ने इसके एक स्ट्रॉन्ग मतलब ये एक टॉप कंटेंडर की तरह दिखा है गवर्नमेंट को, और उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पूरे कश्मीर में 42 ट्राउट रियरिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। और कोगरनाग और लारीबल जो है वो फेमस 2 नेम्स है ट्राउट रियरिंग सेंटर्स में। कोगरनाग कहाँ पे है? अनंतनाग में, और लारीबल कहाँ है? पुलवामा में। मिनरल्स
What's a mineral? A mineral is a naturally occurring inorganic substance with a definite chemical composition, और we can say definite or an ordered atomic structure. कंफ्यूज नहीं होना. देखो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, इसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ यहाँ पे. एक क्या होता है, एक मिनरल ऐसा मतलब क्या नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसी को कहते हैं मिनरल. और कश्मीर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और इन मिनरल्स में ज़्यादातर जो मिनरल्स है वो सीमेंट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं. फर्स्ट वन इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन. ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सीमेंट प्रोडक्शन का. कौन? लाइमस्टोन. सीमेंट प्रोडक्शन में 75% जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है किसका? लाइमस्टोन का ही. और ये ज़्यादातर कश्मीरी एरियाज में मिलता है, स्पेशली इन पाथ चौक, जिवान, खनलू, फिर अवंतीपोरा बेल्ट. दूसरा है सिलिका. सिलिका सेकंड मोस्ट इंग्रेडिएंट होता है किसका? सीमेंट प्रोडक्शन का. और अबाउट 20% सीमेंट प्रोडक्शन में किसका अमल दखल रहता है? सिलिका का. सिलिका सैंड हमें अनंतनाग, डोडा और उधमपुर में मिलती है. जिप्सम. जिप्सम भी हमें सीमेंट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बुनियाज इन बारामूला, असार एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट और कुछ एरियाज ऑफ रामबन में हमें ये मिलता है. और जिप्सम और आयरन का कितना अमल दखल रहता है सीमेंट प्रोडक्शन में? 5%. एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल जो है वो है कोल. कोल एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है किसके लिए? हीटिंग पर्पसेस के लिए. और ये हमें ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है? कालाकोट एरिया ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट. ओके, अब हम आखिरी पार्ट पे आते हैं, मतलब इस टॉपिक के, आई गेस. हाँ, वो है सफ़ायर. सफ़ायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन है जो हमें पाडर एरिया ऑफ किश्तवाड़ से मिलता है. पाडर एरिया ऑफ किश्तवाड़. एक्सट्रैक्शन ऑफ सफ़ायर फ्रॉम द माइनस इन पाडर एरिया बिगन इन 1885. यानी कि इनकी एक्सट्रैक्शन कब से स्टार्ट हुई? 1885 से, क्योंकि ये इनका एक लेजेंडरी स्टेटस है. कहाँ पे? वर्ल्ड ऑफ ज्वेलरी में. ज्वेलरी की दुनिया में सफ़ायर का एक अलग ही वैल्यू है. शायद उसको नील कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लेना कि सफ़ायर का नाम क्या है उर्दू में. हाँ, 1885 में इसकी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी. इसका एक पीकॉक ब्लू कलर है. क्या? पीकॉक ब्लू कलर. ये एक इसकी एक मैजिकल प्रॉपर्टी है, वो ये कि ये हर किसी लाइट में चमकता है. यानी कि ये हर किसी लाइट को होल्ड करके चमकता है, वो जो उसकी मैजिकल प्रॉपर्टी है. अनलाइक बर्मी स्टोन्स, बर्मा के जो स्टोन्स है उनका भी बहुत अच्छा रंग होता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो अपना रंग खो देते हैं, यानी कि वो रंग शाम में इतना शाइन नहीं होते. लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये है सफ़ायर की. यानी कि सफ़ायर इस मामले में किससे आगे है? ये आगे है किससे? ये बर्मी स्टोन से. जो सफ़ायर होता है इसका एक वेलवेटी इफेक्ट होता है, और ये सॉफ्ट टू टच होता है. और इसका प्राइस पता है कितना होता है? 1 लाख. और इसका प्राइस पता है कितना होता है? $1 लाख पर कैरेट. 1 लाख यानी कि इंडिया के कितने होंगे वो? $85 लाख. 85 लैक्स, यानी कि 1,85,00,000 का 1 कैरेट सफ़ायर मिलता है. यानी कि ये इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो ये था हमारा कुछ मिनरल्स के बारे में, जिसमें हमने लाइमस्टोन पढ़ा, जिसमें हमने सिलिका पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑर्नामेंट हमने, और हमने कोल पढ़ा, और हमने जिप्सम पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा लास्ट में? सफ़ायर. अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है. अब मैं ये टेबल कैसे, यहाँ पे मैंने एक टेबल गया होगा, यहाँ पे एक टेबल दिया गया होगा, आप वो पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो और याद कर लो. अब याद करने की ट्रिक थोड़ी ना, मतलब लगता है कि मैं ट्रिक कहे बिना जाऊँगा, नहीं, ट्रिक मिलेगी और अभी ही मिलेगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ लाइमस्टोन के लिए नमोनिक बन सकता है. वो है खान इज़ वेरी सैड. खान इज़ वेरी सैड. खान KH खन इज़ कंप्लीशन के लिए, वेरी नाग, सैड सदरकोट बांडीपुरा, यानी कि सदरकोट. चलो, खान इज़ वेरी सैड. और ये कसम से मैंने ये, मतलब जो बाकी था ना वो मैंने AI से निकाला था, लेकिन ये मैंने खुद निकाला. शायद बकवास भी लग रहा होगा बातों को, लेकिन मेरा काम है कि मैं बाकियों को, मतलब जो पढ़ने आए सीरियसली, उनको असिस्ट करो. You know why I feel sleepy this time? Because it's around 3 a.m. I'm seriously saying 3 a.m. That's why I'm feeling sleepy. Anyways, I'm trying my best to convey my teaching to you, to convey my teachings to you. और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, बराबर 3:05 अभी बचे हैं सुबह के 3:05. जो हमने मिनरल्स पढ़े, इनकी एक्सट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले सरकार को इससे अपना मतलब रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि सरकार लीज पे कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ये
एक्सट्रैक्शन साइट्स पे माइनिंग करने की इजाज़त देता है और वहाँ से कुछ रॉयल्टी उसको मिलती है। और दूसरा, जो वहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो अपने साथ-साथ बाकियों बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार बनाता है। वो बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार बनाता है, यानी कि इसकी इन मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन और माइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। आज क्लास 6 बजे तक क्यों ना जाए सुबह की, लेकिन मैं लूँगा और एडिट भी आज ही करूँगा कसम से, क्योंकि फिर टाइम नहीं मेरे पास। तो हाँ, हम आते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। मतलब हम इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस इस चीज़ से समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो इसमें कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, यू कांट इमेजिन। बहुत सारे लोग इसमें अपना रोज़गार कमाते हैं। मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन होती है एंड अदर थिंग्स। मैं मतलब पहले हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, या यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड गुड में। फॉर एग्जांपल, अ पीस ऑफ वुड हम लेंगे, उसको जब तक हम चेयर में कन्वर्ट ना करें या किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना करें, तब तक वो एक रॉ मटेरियल ही है। जब हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल दे देते हैं, तब हाँ, तो वो कौन देता है, वो इंसान देता है या वो मशीन देती है, लेकिन उसमें इंसान ही एम्प्लॉयड होता है। यानी कि इस सेक्टर से हम बहुत ज़्यादा रोज़गार कमाते हैं। हाँ, तो हम पहली एग्जांपल जो लेंगे मतलब मैन्युफैक्चरिंग की, वो है हैंडीक्राफ्ट्स। क्या? हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ना एक टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है कश्मीर में, किसमें? कश्मीर में। और इसमें एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट कौन है, वो है कारपेट्स। ये माना जाता है कि कारपेट वीविंग का जो प्रोसेस है आई एम सॉरी, गला बैठ रहा है क्योंकि टाइम बहुत हो गया। जो कार्पेट वीविंग का प्रोसेस जो है ना, वो हिस्टोरिकली लिंक्ड है ईरान के साथ, पर्शिया के साथ। ये माना जाता है कि सुल्तान जैनुल आबिदीन ने सेंट्रल एशिया और पर्शिया से कुछ पीपल को लाया था और उन्होंने लोकल पीपल को ट्रेन किया था, और तब से ये इंडस्ट्री जो है वो अपने उरूज पे है। उरूज पे मतलब वो अपने पीक पे है। और यहाँ के लोग ऐसे ट्रेन हुए कि कारपेट वीविंग में कश्मीरी लोग जो है वो एक परफेक्शन का नाम बन गए। शॉल्स। शॉल जो है ये एक पीस ऑफ क्लोथ होता है जो हम अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, और ये ओवरऑल एलिगेंस को और बढ़ाता है। यानी कि ये हम एक टाइप से शौक के लिए भी लगाते हैं। और शॉल, कश्मीरी शॉल जो है ना, ये 3 टाइप ऑफ फैब्रिक्स की वजह से की मदद से बनाया जाता है। यानी कि ये 3 टाइप ऑफ फैब्रिक्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शातूस। क्या? शातूस। दूसरा है पश्मीना और तीसरा है रफल। शातूस, पश्मीना और रफल। जो शातूस शॉल्स है, लेट मी हैव सम वाटर। हम कहाँ पे थे? शातूस शॉल्स पे। जो शातूस शॉल्स है ना, ये बहुत ही कॉस्टली शॉल्स माना जाता है, और इनको रिंग शॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको एक रिंग से हम पास कर सकते हैं। 14,000 फीट पे एक जानवर, एक उसको हम कहते हैं तिब्बतियन एंटीलोप, उसकी खाल से हम बनाते हैं ये खाल, या किसी और चीज़ से बनाते होंगे। ये क्या कहते हैं इसको? शातूश सॉल। शातूश सॉल ये हम लूम्स पे प्रिपेयर करते हैं, और इसमें नीडल एम्ब्रॉयडरी होती है। क्या? नीडल एम्ब्रॉयडरी होती है। अब हम आते हैं पश्मीना पे। पश्मीना जो वर्ड है, ये वर्ड पर्शियन वर्ड से निकला है, और इसका मतलब भी है मतलब ये पर्शियन वर्ड पश्मीना से ही निकला है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सॉफ्ट गोल्ड। क्या? सॉफ्ट गोल्ड। और ये बहुत ही महंगा महंगा क्लोथ है कश्मीर में। और लेकिन ये जो पश्मीना, मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर में भी, पश्मीना को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? पश्मीना कोट से, जो चालतान प्लेट्यू में हमें मिलती है। ओके, नाउ वी मूव टू रफल। रफल जो है वो मरीनो वूल से हमें मिलती है, यानी कि मरीनो एक किस्म होती है शिप की, आई गेस। तो उसी से हमें क्या मिलती है? रफल। रफल रफल ये अ, रफल शॉल मिलता है हमें उससे। वुड कार्विंग मतलब क्या? वुड पे कुछ डिजाइनर्स बनाना। और वो डिजाइनर्स क्या होते हैं, मतलब किस वुड पे? यूजुअली हम वॉलनट वुड को इसके लिए ये कंसिडर करते हैं। और कौन से हम इस पे डिजाइन लगा सकते हैं? लाइक फ्लावर्स के, चिनार लीव्स के, एटसेट्रा, या फ्रूट्स के हम लगा सकते हैं। और यूजुअली हम ये ना क्या कहते हैं, वुड कार्विंग के लिए किन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं? सोफास को, चेयर्स को, टेबल्स को, अलमीराज को, इनको इस्तेमाल करते हैं। अब है कारपेट वीविंग इन लद्दाख। लद्दाखी कारपेट जो है ना, ये बहुत ही फेमस है। स्पेशली ये पर्सनल यूज के लिए ही ये बनाते हैं, लेकिन लद्दाखी कारपेट्स। और इनमें सबसे फेमस कौन है? खालिदान और सुखदान। खालिदान और सुखदान। अब हम आते हैं बशोली पेंटिंग्स पे। किन पे? बशोली पेंटिंग्स पे। रंजीत सागर लेक के किनारे
कठुआ के हेडक्वार्टर से 75 किलोमीटर दूर एक ब्यूटीफुल टाउन बसोली हमारे टॉपिक का, हमारे चैप्टर का एक अलग टॉपिक है। वहाँ पे हमें बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स यानी कि छोटे-छोटे पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जिनके मतलब जिनकी जो थीम है वो कुछ लिटरेरी सोर्सेस से मिली है। यानी कि रसम मंजरी, गीता गोविंदा और गगानला, ये कुछ लिटरेरी सोर्सेस है जिनसे जिनसे क्या मतलब जो एज थीम्स एक्ट किए किसके लिए, इन पेंटिंग्स के लिए। ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या दिखाया गया है, स्लोपिंग फोरहेड, लार्ज एक्सप्रेसिव आइज, मतलब आई जो है वो पेटल्स की तरह है। क्या पेटल्स की तरह है, और इसमें बहुत सारे कलर्स लाइक रेड, ब्लू और येलो का इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ पे ज्वेलरी है वहाँ पे बीटल की विंग्स लगाई गई है, ज्वेलरी की जगह बीटल की विंग्स लगाई गई है इन पेंटिंग्स में। और ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने को। और आज ये बसोली टाउन बहुत ज़्यादा फेमस बन गया है अपनी इन आर्टिस्टिक पेंटिंग्स के लिए, अपने इस इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक अप्रोच की वजह से, अपने इस इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक स्टाइल की वजह से ये बसोली जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस बन गया है। हत्ता कि कश्मीर के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन पिछले रिसेंट टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा नाम सामने आया है, वो है के बिरला ग्रुप। के बिरला ग्रुप ने चिनाब टेक्सटाइल मिल्स कठुआ डिस्ट्रिक्ट में प्लांट की थी, यानी कि डाली थी। कहाँ पे? कठुआ में 1970s में। आज जो फैक्ट्री है ये कॉटन यार्न और मैन मेड फाइबर यार्न बनाती है 1,70,000 स्पिंडल्स की मदद से। और ये सतलुज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल लिमिट्स का सबसे बड़ा यूनिट है। सतलुज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सबसे बड़ा यूनिट है ये। जम्मू एंड कश्मीर के पास बहुत सारा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। अबाउट 20,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल हमारे पास है। कितना? 20,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो एग्जीक्यूट और मेंटेन करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे। और इनके पास कितने प्रोजेक्ट्स है अभी के लिए? 20, जिनमें से सबसे फेमस कौन है? उरी, चिनानी, दूरदस्ती, सलाल और बगलिहार। ये कुछ फेमस पावर प्रोजेक्ट्स है। एट इस हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी सारे न्यू एवेन्यूज में एंट्री मार रहे हैं। लाइक ड्रिंकिंग वाटर लाइक पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब में ये एंट्री लगा रहे हैं, क्योंकि वो क्लासिकल वे से हट के थोड़ा सा नया कुछ ट्राई करने वाले हैं। और इसके लिए सरकार भी इन्हें बहुत सारी मदद कर रही है, क्योंकि वो इन्हें कुछ ज़मीन दे रही है अपने फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए कंसेशनल रेट्स पे, बहुत से इजी रेट्स पे वो इन्हें ज़मीन दे रही है, ताकि वो अपना बिजनेस यूनिट वहाँ पे लगा सके। और कुछ फेमस इंडस्ट्रियल यूनिट जो है, फेमस इंडस्ट्रियल इस्टेट्स जो है, जो सरकार ने फेमस इंडस्ट्रियल इस्टेट्स डिक्लेयर किए हैं, वो है बागी अली, मर्दान खान, रंगरेट, खुरमून, बारामूला, अनंतनाग। कश्मीर की ये है बार ब्रह्मला, सांबा और कुठवा। ये कहाँ के हैं? ये जम्मू के हैं। और लय खुरबान थंग, ये है कहाँ का? ये है लद्दाख का। ये कुछ मतलब एवेन्यूज थे, मतलब एवेन्यूज को होता है लाइक पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, इनमें यूथ्स एंट्री मार रहे हैं और सरकार इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है। अब चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। लास्ट पार्ट नहीं, इसके बाद हम हर्डल्स पढ़ेंगे, यानी कि अभी हम मानो अभी के लास्ट पार्ट है, क्योंकि उसको 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लास्ट पार्ट पे एंट्री अब लगाने वाले हैं, द टर्शियरी सेक्टर। आई एम इन कश्मीर, और यहाँ पे भी माइनस में टेम्परेचर चल रहे हैं। रात के 3 बजे 40 मिनट है। एंड आई टुक फेस वॉश, मतलब मैंने अभी मुंह धोया ठंडे पानी से डेलिबरेटली, जस्ट टू बी मोर एक्टिव ऑन दिस। एनीवेज, हम अपने टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा आगे लेते हैं अभी के लिए। टर्शियरी सेक्टर जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को एक सपोर्ट सा प्रोवाइड करता है। सर्विसेज जो है ना, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, बस इनकी एक फीलिंग ले सकते हैं। एग्जाम्पल बार्बर की तरह, बार्बर की जो सर्विसेज, यानी कि जो एक नाई जो सर्विसेज देता है, उसको हम फील कर सकते हैं ना, कि इनको टच कर सकते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमीज डेवलप होती है, उनका टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो करता है। क्योंकि देखो, टर्शियरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ती है, जहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ती है। और जैसे जैसे ये सर्विस सेक्टर ग्रो करता है, और ज़्यादा सर्विसेज बनती है लोगों के लिए। सॉरी, हाँ। और इसमें एक और सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है बैंकिंग सिस्टम, जो बहुत सारे
अदर सेक्टर्स को एड करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स, उनको क्रेडिट या लोन देना वो बैंकिंग ही काम करता है। टेक्नोलॉजी फर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा ग्रो करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या आता है इस टर्शियरी सेक्टर में। इसमें आता है, देखो पहले बैंकिंग आएगी, इसमें टूरिज़्म आएगा, इसमें इंश्योरेंस आएगा, इसमें वेयर हाउसिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, हेल्थ एटसेट्रा, ये सब किसका पार्ट आते हैं? ये सब आएँगे किसका पार्ट? ये सब आएँगे टर्शियरी सेक्टर का। और सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है टूरिज़्म। और कश्मीर के लिए जैसे हॉर्टिकल्चर इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही टूरिज़्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके? कश्मीर की इकोनॉमी के लिए। अब हम टूरिज़्म को समझते हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले बहुत सारे सालों से, 5-6 सालों से कश्मीर जो है ये एक इम्पोर्टेंट सेक्टर की तरह रहा है किसके लिए? लोगों के लिए। मतलब टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है, क्योंकि देखो कश्मीर में 2 टाइप के टूरिज़्म है। एक तो है पिलग्रिमेज टूरिज़्म और दूसरा है सीनिक टूरिज़्म, यानी कि नेचुरल ब्यूटी टूरिज़्म। एक तो है नेचुरल टूरिज़्म और दूसरा है ये क्या कहते हैं इसको? पिलग्रिमेज टूरिज़्म। यहाँ पे मुगल गार्डनर्स या डल लेक, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको? पहलगाम या पटनी टॉप, गुलमर्ग में गंडोला राइड, या पटनी टॉप का जो सीनिक व्यू है, या क्या कहते हैं उसको, जो पटनी टॉप का एक जो है स्काई व्यू रोप वे है, बहुत ज़्यादा फेमस है। या इसके बगैर हर्बल वाटरफॉल्स, दूध पथरी, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस बन गए हैं, और इनकी वजह से भी कश्मीर में जो ये इकॉनमी है, ये जो टूरिस्ट सेक्टर है, ये ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, और इससे बहुत सारे लोगों का गुजारा होता है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस पे वो क्या करते हैं, वो कुछ सर्विसेज वहाँ पे देते हैं या कुछ बेचते हैं, लाइक आइसक्रीम समथिंग एल्स, वो वहाँ पे अपना गुजारा कर लेते हैं, और गवर्नमेंट को भी कुछ फ़ायदा, बहुत कुछ नहीं, बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो जो पब्लिक पार्क्स है वहाँ पे वो कुछ एंट्री फीस चार्ज करते हैं, और वो उनकी ट्रेजरी में ज़्यादा है। यानी कि इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, और लोगों को भी फ़ायदा है, और आने वालों को भी फ़ायदा है, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बारे में हम देखेंगे पिलग्रिमेज टूरिज़्म। देखो पिलग्रिमेज टूरिज़्म यहाँ पे कश्मीर में बहुत जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, लाइक हज़रत बल श्राइन या अमरनाथ यात्रा। और लेकिन ज़्यादा ये कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है? ये है जम्मू डिवीज़न में। जम्मू डिवीज़न में ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है? पिलग्रिमेज टूरिज़्म। जो श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन है, कहाँ पे? कटरा में। वहाँ पे कहते हैं कि एक साल में 10 मिलियन पिलग्रिम्स हर साल आते हैं। मतलब 1 करोड़ पिलग्रिम्स हर साल आते हैं कहाँ पे? श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन है वहाँ पे। और इस यहाँ पे लोगों का ख्याल रखना, या मैंने पूरे इस श्राइन का ख्याल रखना, ये किसका काम है? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। कटरा के अलावा बहुत सारे पिलग्रिमेज श्राइन्स यहाँ पे हैं, लाइक शिवखोरी रियासी डिस्ट्रिक्ट में, शांद्रा शेख राजौरी में, बुधा अमरनाथ ये कहाँ पे है? ये पुंछ में है। शुद्ध महादेव उधमपुर में, कैलाश यात्रा डोडा में, मचेल यात्रा किश्तवाड़ में। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि इनके बगैर भी वो काफ़ी एरियाज को फेमस करें, लाइक बदरवा जो है वो डोडा में एक जगह है, उसको फेमस करने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स ले रही है। या कुटवा में बानी एक एरिया है, उसको फेमस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स उठाए हैं। या ये पटनी टॉप जो है, या क्या कहते हैं इसको, पटनी टॉप जो है वो जो श्रीनगर जम्मू हाईवे पे है, वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह एक्ट करता है। मुनीसर और सरनसर जो ये लेक्स है, ये इन्होंने भी जम्मू की सीनिक ब्यूटी को बहुत ज़्यादा क्या वो ऊंचे लेवल पे ले लिया है। जो यूटी ऑफ लद्दाख है ना, वो दो डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं, लेह और कारगिल। और यहाँ ये भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह हमारे लिए सर्व होते हैं। टूरिस्ट सिर्फ लद्दाख इसलिए नहीं जाते कि वहाँ की वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें, लेकिन वहाँ पे जो पिलग्रिमेज साइट्स है, वह उनका भी मज़ा उठाने के लिए, मतलब उनको देखने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। लाइक पैंगोंग लेक वहाँ पे एक जगह है, और वो 3 इडियट्स का एक सीन है ना, वो लास्ट वाला सीन, वो भी पैंगोंग लेक पे शूट हुआ था। आपको पता होगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, पैंगोंग लेक वहाँ पे लोग बहुत सारे जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल और मोनूमेंटल डेस्टिनेशंस है लद्दाख में, लाइक क्या द्रास में एक स्कल्पचर है, वो भी ज़्यादा फेमस है। या क्या कहते उसको, काफ़ी सारे मोनास्ट्रीज वहाँ पे है, कहाँ पे? लद्दाख पे। या लेह पैलेस, ये कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे जो ना लद्दाख की वैल्यू को और ज़्यादा अप करते हैं, और वहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। और इससे अभी लद्दाख को उतनी ज़्यादा, मतलब ग्लोबल मैप पे, टूरिस्ट मैप पे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, लेकिन जैसे जैसे इनको एक नेशनल इंपॉर्टेंस मिलेगी, लद्दाख में ज़्यादा लोग आते रहेंगे, और वहाँ का जो इकोनॉमिक सेटअप है वो ज़्यादा इंप्रूव करेगा। लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये याद रखना है कि टूरिज्म ही सिर्फ क्या सर्विस सेक्टर में नहीं आता है, इसके बगैर भी काफ़ी सारे आते हैं। लाइक बैंकिंग बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो
क्रेडिट एंड लोन सिस्टम पे चलता है, और इससे बहुत सारे लाइक टेक्नोलॉजिकल फर्म्स है या मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स है, वहाँ पे स्किल्स है, वहाँ पे लोगों को मदद आती है इस बैंकिंग सेक्टर से। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो कि 1938 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। या कुछ होल सेल सर्विसेज लाइक वेयर हाउसिंग एक इंपॉर्टेंट है। एफआईएल इंडस्ट्रीज ये एक इम्पॉर्टेंट, ये एक लोकल बिजनेस यूनिट है। इसने कोल्ड स्टोरेज बनाई है कहाँ पे, रंगरेट में। मतलब कोल्ड स्टोरेज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मतलब हमारी सोसाइटी का। यानी कि गवर्नमेंट भी अब समझ रही है कि कोल्ड स्टोरेज की कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में। क्योंकि कभी कभार क्या होता है लाइक किसी वक्त एप्पल्स की रेट नहीं हो सकती, तो कोई लाइक लास्ट ईयर तो मजबूरी थी बहुत सारे सारे लोग की कि उनको अपना फिर क्रॉप सेल करना पड़ना। लाइक कश्मीर में मतलब आए, मुझे इतना याद है कि हमने भी शायद आई गेस 180 में एक पेटी सेल की थी। लाइक हमने एक बॉक्स सेल किया था 180 में, और 170 में भी, पता नहीं ये शायद 21 की 20 की बात है। मतलब इतना ज़्यादा गंदा हालत, इतने ज़्यादा गंदे हालत हुए थे। और एक जगह तो मैंने सुना कि 70-80 रुपीज़ की भी एक पेटी हो रही थी। मतलब उसमें तो इतना ज़्यादा खर्चा 120-130 का आता ही है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या समझा कि मतलब इन कंडीशंस में हम कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी अब इन कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स या मैंने कहा सिंपली सर्विस सेक्टर जो है इसको ज़्यादा फोकस में रखते हुए हम अपनी इकोनॉमी हम यानी कि कश्मीर एज ए यूनिट हम अपने इकोनॉमिक सेटअप को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हैं। तो ये हमारा टर्शरी सेक्टर भी क्लोज अप हुआ। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड आई एम सो मच हैप्पी कि चैप्टर फाइनली क्लोज अप हो रहा है। लेकिन मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि मुझे एडिट भी करना है। तो आप वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए, और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है कसम से। इसको लाइक करो, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करो, मैं इस पे कह रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स वो है जो मैंने देखा कि यूट्यूब पे कोई उतना अच्छा नहीं पढ़ाता। मैंने देखा, मैं कुछ नहीं हूँ इसके सामने, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने एफर्ट्स तो दिए। मैंने देखा कि वहाँ पे पढ़ाते हैं कुछ बंदे इकोनॉमिक्स, लेकिन उन्होंने वो अधूरा ही छोड़ा है। और उतना ज़्यादा मुझे लगा पर्सनली, आपको क्या लगा आप अपने तरीके से कहना, लेकिन मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स उतने सीरियस किसी ने नहीं पढ़ा है, देन आई शुड गो गुड विद इट। एनीवेज चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। हर्डल्स इन यानी कि कौन सी रुकावटें अभी भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ रही है। पहला है पुअर रोड कनेक्टिविटी, चाहे वो लद्दाख की तरफ हो, हमारी चिनाब वैली की तरफ हो, या हमारा जो श्रीनगर जम्मू हाईवे हो उसमें। यानी कि हमारी जो अभी रोड कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कभी कभी लैंडस्लाइड्स लाइक रामबन का एरिया जो है वहाँ पे आए दिन हम सुनते हैं कि लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, या क्या कहते हैं कभी कभार बर्फ़ पड़ जाती है तो रोड्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, या कभी कभार फ्रॉस्ट कहते हैं उसे, हाँ तो कुछ कहते हैं उसे आई गेस, हाँ तो उसकी वजह से भी आई गेस फ्रॉस्ट ही कहते हैं। हाँ, जब सड़कें जम जाती है तो उस टाइम पे भी मतलब इन शॉर्ट हमारी रोड कनेक्टिविटी ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक सेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा भी है। क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो रुकी होती है काजीगुंड में या बानिहाल में। मतलब सिंपली वी आर से आई एम सेइंग दैट कि हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है उस वो ख़राब होने की वजह से हमारे इकोनॉमिक सेटअप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि लोगों के पास इतनी नॉलेज ही नहीं है कि बस मतलब उनका ये ज़हन है लोगों का कि गवर्नमेंट जॉब करो, क्या करो गवर्नमेंट जॉब करो। सिंपली आपको कुछ और करना ही नहीं है, सिंपली आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, इसके आगे कुछ है नहीं। ओके, इट्स ऑलराइट कि आप आईएएस भी बनो, आप डॉक्टर भी बनो, ऑल ऑफ देम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप टीचर भी बनो, आप हिस्ट्री भी पढ़ो, आप बायोलॉजी भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। लेकिन एट द सेम टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि सरकार हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। यानी कि स्क्रिप्ट मैंने प्रिपेयर करके रखी नेक्स्ट चैप्टर की भी। हाँ, तो बेसिकली मैं क्या बता, सरकार हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकती, तो हमें क्या चुप करके बैठना है? नहीं, हमें वहाँ पे कुछ अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी नज़र रखनी है। क्योंकि जब हम अपने ज़हन को बदलेंगे, हम कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ज़्यादा देखेंगे, तो तब हमारे रिजल्ट्स भी, हमारे ऑड्स ऑफ विनिंग भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और लास्ट इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, यानी कि कश्मीर जो है ये एक बहुत ही वोलेटाइल रीजन रहा है राइट फ्रॉम, मैं क्या कहूँ यार, बहुत सारे टाइम से। लाइक मुगल जब से आए यहाँ पे 6 थे, डोगराज थे, और 1986 में जो इलेक्शंस हुए थे आप बताइए, तो उसके बाद भी कश्मीर जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा। येस, नाउ द थिंग्स आर अपडेट, मैं कहूँगा थोड़ी सी तो इम्प्रूव हो रही है। क्योंकि मैं इम्प्रूव के लिहाज से कहूँगा क्योंकि यस, स्कूल एजुकेशन इनमें अब एक
अच्छी वेव तो आ रही है आई वुड से, लेकिन हाँ बहुत सारे ये ना इश्यूज़ का या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का कश्मीर है ये हिस्सा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो यार, अगर मुझे एक में बिजनेस सेटअप लगाना होता, क्या मैं इस जगह पे लगाता जहाँ पे आए दिन हड़ताल वो ठीक, मैं वैसा नहीं चाहूँगा जहाँ पे लोग इतने जाहिल हो कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दे। यार सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे एम्बुलेंस है वो हमारे ही को तो काम आएगी ना, वो कश्मीरियों के तो काम ही आएगी। तो अगर कुछ कभी कोई फसाद होता है तो पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना ये जाहिलियत है। हमें एज वी आर एजुकेटेड, हमें इस मतलब सिंपल सी बात है, आप एजुकेशन आप अभी अचीव कर रहे हो तो इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना। तो सिंपली सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से भी इकोनॉमिक हर्डल, इकोनॉमिक सेटअप जो है वो कश्मीर का बैकवर्ड रहा है। तो ये था चैप्टर, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो इसको। बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई मैंने इसको शूट करने में। एंड यस, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, अभी भी कर लेना, कोई मसला नहीं है, अभी भी कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने क्या कह दिया है, कॉल नहीं, मुझे डीएम कर लेना। एंड मैंने कॉल इसलिए कहा क्योंकि मेरा भी दिमाग ही नहीं है कसम से। 4 बज रहे हैं और आई एम ऑन अ कंटिन्यूस थॉट, पढ़ रहा, मतलब बोल रहा हूँ 9 बजे से। 9 बजे पहले मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया शूट किया, उसके बाद फेडरलिज्म शूट किया, उसके बाद उनको एडिट किया, फिर मैंने मैथमेटिक्स सॉल्व किया, फिर मैंने इंग्लिश पढ़ा, और अब मैं ये कर रहा हूँ। कसम तो बहुत टायर्ड हो। चलो अब थोड़े से तो इस मतलब प्रमोट कर लो यार इसको, ये शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड यस, थैंक यू अगर आपने इतना देखा। चलो आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा होगा। एंड हाँ, थोड़ा फ़ायदा तो आया, मैंने यहाँ पे पढ़ा, खुद का भी रिविजन हुआ। एंड यस, और टू डू समथिंग गुड, तो काम क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और नोट्स इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, 39 रुपीज़ में पूरा सेट आ जाएगा। चलो कर लो, ऐश करो, पढ़ो आराम से, मज़े में पढ़ो, कोई डाउट नहीं हो, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। वैसे जाओ एग्जाम है वो पास करने के लिए नहीं, कंसेप्ट के साथ चलो, आ जाएंगे मार्क्स। ओके, थैंक यू, स्टे पॉजिटिव, कीप लर्निंग, एंड अल्लाह हाफिज़।